हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा गया और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब यहां इस जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो में, टॉपिक होगा हमारा ओम्स लॉ। क्या दिख रहा होगा आपको? ओम्स लॉ। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इससे बनते हैं और इसमें यह रिलेशन बताया गया, ओम्स ने यह रिलेशन बताया कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में किस तरीके का कनेक्शन है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। इनका रिलेशन जो है ओम्स ने बताया। तो यह एक जो इनका रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन, इसको हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ओम्स जो थे एक साइंटिस्ट का नेम है। इनके लॉज के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो रिजल्ट ऑब्टेन किया, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना एक रूल दिया, एक लॉ दिया और इनके लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। किसी भी कंडक्टर में फ्लो करने वाली जो करंट होती है वह पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिजिकल कंडीशन, अगर कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन अनचेंज हो, कांस्टेंट हो, स्पेशली उसमें हम लोग टेम्परेचर को मेंशन करते हैं। फिजिकल कंडीशन में लेंथ भी हो सकता है, थिकनेस भी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। तो इसमें स्पेशली टेम्परेचर को इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि जब किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो ऐसा नहीं है कि अगर ये कंडक्टर है तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाए या इसकी थिकनेस बहुत चेंज हो जाए। तो लेंथ और थिकनेस में बहुत चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन आप रियलाइज किए होंगे कि जब किसी भी वायर में कंटिन्यूअस करंट फ्लो होता है तो वह वायर अगर हम टच करें, इंसुलेटेड वायर है, अगर ऊपर से टच करें तो हमें ऐसा रियलाइज होगा कि यह वायर जो है वो करंट फ्लो करने की वजह से गर्म हो गया है। तो यहां जो रिलेशन है ओम्स के अकॉर्डिंग, यह रिलेशन तभी फॉलो होता है जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो रिलेशन थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। तो कंप्लीट इस रिलेशन को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जब करना होता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि यह जो कंडक्टर है, कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो रिलेशन क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस केस में इस कंडक्टर में फ्लो करने वाली जो करंट होगी वह करंट पोटेंशियल इसके एंड्स के बिटवीन में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सा मीनिंग है कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस में वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इस कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। अगर डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करेगा। एज एग्जांपल, अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी लें तो उसमें फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू लेस होगा। अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी का यूज करें तो उसमें फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। 12 के प्लेस पे अगर हम 24 वोल्ट की बैटरी ले लें तो उसमें फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू और भी इंक्रीज कर जाएगा। कब? जब हर बार अगर हम अपना कंडक्टर फिक्स रखते हैं। तो रिलेशन यहां से मिला हमें कि इफ आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एट भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। अगर सपोज कीजिए कि यह एक कंडक्टर है, इसके एंड्स के दोनों एंड्स के बिटवीन में अगर हमने कोई सेल या बैटरी यूज किया है और इनके एंड्स के बिटवीन में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है और इसमें फ्लो करने वाली करंट अगर आई है, तो उस केस में जो रिलेशन मिलता है वो मिलता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को ध्यान रखना है कि कांस्टेंट केस में ही चलना है। अब इसी को अगर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है तो इसको हम लिख सकते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सेंस एक ही है कि अगर भी के इंक्रीज करने पे आई इंक्रीज कर रहा है, तो अगर इसको अदर वर्ड में अगर हम एक्सप्लेन करें कि अगर कहीं आई इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब भी इंक्रीज कर रहा होगा। तो इस तरीके से आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन रिटन एज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई।
अब जब भी प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करते हैं तो यह मैथमेटिकल रूल्स है, हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन इक्वल टू साइन में कन्वर्ट होता है तो एक कांस्टेंट का प्रोडक्ट करना पड़ता है। तो यहां हमने एक कांस्टेंट का यूज किया है आर। अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग टॉपिक्स में जो कांस्टेंट आता है वो डिफरेंट कांस्टेंट आता है। वेयर आर क्या है यहाँ, वेयर आर इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यह जो कांस्टेंट आर है इसको रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। यह जो है डिपेंड किस पे करता है, अभी आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि फैक्टर देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को इफेक्ट डालते हैं। तो उसमें 4 चीजें आती हैं। पहला आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड होता है थिकनेस, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, थर्ड होता है नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर में आएगा कि किस मटेरियल का बना हुआ है, जैसे अलग अलग मटेरियल, सिल्वर जो है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, सभी कंडक्टर हैं, लेकिन सभी में रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि हम ये जानते हैं, जैसे सामान्य क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं कि पूछा जाता है विच आर बेस्ट कंडक्टर, तो बेस्ट कंडक्टर में हमारा आता है सिल्वर आता है, कॉपर आता है, तो यह क्या है, यह इनका नेचर है। और फोर्थ फैक्टर जो होगा वह हमारा होगा टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर जो है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर और टेम्परेचर, यह हमारे रेजिस्टेंस को इफेक्ट डालते हैं। तो आगे हम लोग का टॉपिक आएगा, उसमें रिटर्न भी हम दे देंगे कि कौन कौन से फैक्टर हमारे रेजिस्टेंस को इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अभी हम लोगों ने देखा ओम्स लॉ में एक हमारा जो कांस्टेंट था आर, जिसको हम लोगों ने रेजिस्टेंस कहा था, एक्चुअल में यह रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिंग टेंडेंसी। जब किसी भी कंडक्टर में, सपोज करते हैं कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो करने पे इसकी कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से करंट फ्लो का अपोज करता है। यह प्रॉपर्टी कैसे होती है, तो हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो कैसे फ्लो करता है, चार्ज के मूवमेंट की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि करंट क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। करंट चार्ज के फ्लो का जो रेट है वह इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब चार्ज का फ्लो किस रूप में होता है, तो इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं, तो उसको भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं का क्या होता है, मूवमेंट होता है। कब, जब इनके इंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे सपोज कर लीजिए कि एक कंडक्टर है और इसको हमने क्या किया, ऐसे सेल से कनेक्ट कर दिया। सेल से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इधर ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसे केस में यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका मूवमेंट निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होने लगता है। अब इस चार्ज के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, करंट आई जो है इसका फ्लो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। ओम्स लॉ में ये बताया गया कि अगर इनके बिटवीन में पोटेंशियल डिफरेंस भी है और करंट आई है, तो रिलेशन हमने पढ़ा V इज इक्वल टू आर आई, यह रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा V इक्वल टू आई आर। यह जो R है यह रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अपोजिंग नेचर। मतलब ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर का कि यह चार्ज का अपोज करेगा, चार्ज के मूवमेंट का। करंट का अपोज करने का सेंस क्या है कि चार्ज के मूवमेंट का अपोज करेगा। कैसे, तो देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यह आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरा, जब ये चार्ज अपने एटम से निकलकर फ्री स्टेट में इधर उधर फ्री घूमेंगे तो जिस भी एटम से ये चार्ज निकलेंगे, सपोज कर लीजिए कि यह एक एटम है और यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा इस पे कुछ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो जब इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब किसी कंडक्टर में बाहर निकलेंगे तो उस केस में बीच बीच में क्या होगा, कुछ आयंस प्लस चार्ज कुछ आ जाएंगे, बीच बीच में आयंस का फॉर्मेशन होगा जो इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का अपोज होगा दैट मींस करंट का अपोज हो रहा है। और मटेरियल का यह जो नेचर है कि करंट के फ्लो के अपोज करने की जो टेंडेंसी है, यह जो प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी हमारा कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। डिफिनीशन है इसकी, नोट्स बना लीजिएगा।
द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट्स अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जिस प्रॉपर्टी की वजह से करंट फ्लो का अपोज होता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो मैथमेटिकली ये हो जाएगा R इज इक्वल टू V अपान I। V और I का जो रेशियो होता है यही हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यहां से जो ओम्स लॉ में हमने देखा V इज इक्वल टू R I, यहां से अगर हम फाइंड करेंगे तो यही क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू V बाई I। मतलब किसी भी कंडक्टर के इंड्स पे अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और उस कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट का रेशियो हमारा होता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी, जैसे सपोज करिए कि एक कंडक्टर है, इसके एंड्स पे हमने यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया भी पोटेंशियल डिफरेंस का और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उस केस में इसमें अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी और इस कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट आई का रेशियो जो है वह हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसी को यहां लिखा गया है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इसके बाद यूनिट क्या होता है, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है तो यूनिट इसका हो जाता है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसका जो एसआई यूनिट होता है वह ओम होता है, विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा। यह जो सिंबल है ऐसे यू टाइप बनाया गया है, थोड़ा सा कर्व देके इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो ओमेगा लिखा नहीं जाता है, ये सिंबल लिख दिया जाता है जहां भी रेजिस्टेंस बनाते हैं। 1 ओम जो है रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा, तो अगर कभी भी इस कंडक्टर के बिटवीन में अप्लाइड पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो और फ्लो करने वाली करंट 1 एम्पियर हो, तो 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का जो रेशियो मिलेगा वो हमारा हो जाएगा 1 ओम। 1 ओम है क्या, तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर सच दैट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड्स ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा, तो किसी भी कंडक्टर के एंड्स पे अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है और उसमें फ्लो करने वाली करंट 1 एम्पियर है, तो उस केस में इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वह 1 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट रीडिंग हम लोग का एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। हम लोग अपने लैब में जो ओम्स का लॉ हम लोग ने पढ़ा, ओम्स लॉ में हम लोग ने पढ़ा क्या कि किसी भी कंडक्टर के में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर के एंड्स पे अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो उस केस में भी जो है यह इक्वल होता है I इंटू आर के। दैट मीन्स कि अगर इसको हम दूसरे वर्ड में बोले तो हम यहां से देख सकते हैं कि V और I इज इक्वल टू आर होता है। एक्चुअल में ये क्या होता है, आर यह एक कांस्टेंट है, V और I का जो रेशियो होता है यह कांस्टेंट आता है। मतलब जब भी V और I का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा सेम वैल्यू आएगा। इसी को हमको क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। वेरिफिकेशन के लिए यहां सर्किट डायग्राम हमने एक शो किया हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग जब भी आप लैब में जाएंगे और लैब में जब आपको ऑपरेटर्स दिया जाएगा तो 2 तरीके का लैब में ऑपरेटर्स होता है। एक इंटरनल कनेक्टेड ऑपरेटर्स होता है, एक बॉक्स नुमा होगा, उसमें वोल्ट मीटर, अमीटर, रियोस्टेट ये सभी पहले से ही कनेक्टेड होंगे, केवल आपको बैटरी कनेक्ट करना होता है। एक बॉक्स नुमा ऑपरेटर्स होता है। और दूसरा ये होता है, दूसरे तरीके का जो ऑपरेटर्स होता है, वोल्ट मीटर अलग होगा, अमीटर अलग से दिया जाएगा, स्विच अलग से दिया जाएगा, रियोस्टेट अलग से दिया जाएगा और रेजिस्टेंस वायर तो दोनों केस में अलग से आपको गिवन होता है। अब अगर बॉक्स वाला है जिसमें पहले से कनेक्टेड है तो उसमें ऑलरेडी एक साइड में पूरा बॉक्स होगा, उस बॉक्स में एक साइड में वोल्ट मीटर, एक साइड में मीटर दिख रहा होगा, उसी में एक नॉब दिया होगा, रियोस्टेट लिखा होगा, घुमाने के लिए दिया होगा और क्लिप दिया होता है, जैसे होल्स दिए होते हैं जहां पे आपको एक्सपेरिमेंटल वायर को बस इंसर्ट कर देना होता है और उस ऑपरेटर्स को बैटरी से कनेक्ट कर देना होता है। उसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन दूसरे टाइप का जो ऑपरेटर्स है, जो ओपन ऑपरेटर्स होता है, उसमें वोल्ट मीटर अलग होता है, अमीटर अलग होता है, रियोस्टेट अलग से गिवन होता है, सभी पार्ट्स अलग अलग होते हैं। उनको इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले कनेक्ट करना होता है। करते क्या है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक स्विच को ऐड कर देते हैं,
जिसको हम लोग जरूरत के अनुसार इसको ऑन या ऑफ करते रहेंगे। फिर स्विच के दूसरे एंड को ले जाकर अमीटर से कनेक्ट कर देंगे। अमीटर का जो सेकंड एंड होगा, अमीटर दिया होता तो वहां भी नॉब होता है, तो एक पॉजिटिव वाला नॉब उसके जनरली उसमें जो नॉब जहां कसना होता है वहां रेड और ब्लैक दिया होता है। रेड वाला पॉजिटिव होता है, ब्लैक वाला आपका निगेटिव होता है। तो स्विच के चूंकि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल चल रहा है तो एमीटर का पॉजिटिव वाले में कनेक्ट कर देंगे और निगेटिव वाले में दो वायर को कनेक्ट करेंगे, एक तो वोल्ट मीटर वाले को और एक इस कंडक्टर के वायर को, दोनों को एमीटर के निगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। फिर वोल्ट मीटर और कंडक्टर का जो दूसरा एंड है उसको लाके रिहोस्टेट में के जो स्लाइडर है उस स्लाइडर पे कनेक्ट कर देते हैं और इस तरीके से, और उस स्लाइडर का दूसरा जो एंड है वह रिहोस्टेट का सेकंड एंड बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से जब कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारा यह जो सेटअप है यह कंप्लीट हो जाता है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं कि यह सेटअप हमारा सही है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करने के बाद रिहोस्टेट को स्लाइड करेंगे और यह देखेंगे कि अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को चेक करेंगे। जिस समय स्विच ऑफ होगा उस समय अमीटर की रीडिंग भी 0 बताना चाहिए और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी 0 बताना चाहिए। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे या वोल्ट मीटर और अमीटर अपना कुछ रीडिंग बताने लगेंगे। अब क्या करते हैं, यह जो रिहोस्टेट होता है अगर स्लाइडिंग वाला है तो उसके ऊपर से ऐसे एक सिलिंड्रिकल होता है, इस पे एक ऐसे स्लाइडर लगा होता है, स्लाइड करना होता है। तो स्लाइडर को आगे पीछे खिसकाते हैं। और अगर बॉक्स वाला है तो उसमें एक पंखे के रेगुलेटर की तरह से एक नॉब दिया होता है, उस नॉब को घुमाने पर वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो उसमें करते क्या है कि नॉब को एक साइड में घुमाकर देखते हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग सपोज करिए इंक्रीज कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने पे फिर दोनों की रीडिंग डिक्रीज करना चाहिए। दैट मीन्स कि अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग एक साथ इंक्रीज करना चाहिए और एक साथ ही डिक्रीज भी करना चाहिए। अगर इंक्रीज और डिक्रीज का कंडीशन अलग अलग है तो इसका मतलब कि हमारा जो ऑपरेटर्स है उसका सेटअप सही से नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स के सेटअप को इस तरीके से चेक कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। इसके बाद अब हम इसमें रीडिंग्स लेते हैं। रीडिंग कैसे लेंगे, तो रीडिंग्स के लिए आप V, I और R इसमें 3 टेबल बना लेंगे और आप करेंगे क्या कि रिहोस्टेट को एक प्लेस पे रखेंगे, वोल्ट मीटर की रीडिंग लेंगे या मीटर की रीडिंग लेंगे। सपोज कर लीजिए कि वोल्ट मीटर की रीडिंग हमारा है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट की रीडिंग आ गया। उस केस में I का रीडिंग मान लीजिए आ रहा है 0.1 एम्पियर। V जो है या वोल्ट में है, I जो है या एम्पियर में। 2 वोल्ट पे कितना आ गया, 0.1 एम्पियर आ गया। फिर हम क्या करते हैं, इस रिहोस्टेट से जब इसको स्लाइड करेंगे तो स्लाइड करके वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। इस डायरेक्शन में उसको स्लाइड करते हैं कि इस वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या हो, इंक्रीज हो जाए। सपोज कर लीजिए कि वोल्ट मीटर का रीडिंग आ गया 4 वोल्ट। 4 वोल्ट पे हम देखते क्या है कि अमीटर का जो रीडिंग है 0.2 आ गया। फिर हम इसको अगेन इसको इंक्रीज करते हैं, 6 वोल्ट आ गया तो अमीटर का रीडिंग हो गया 0.3। 8 वोल्ट हो गया तो देखेंगे इसका रीडिंग हो गया 0.4। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे रीडिंग लिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स इस वोल्टेज पे इतना ही रीडिंग आएगा। यह वायर जो कनेक्ट करते हैं इस वायर के अकॉर्डिंग यह वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो एज ए एग्जांपल, केवल एग्जांपल के लिए हमने यह रीडिंग चूज किया है। अब यहां से जब आर का वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा, आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है V बाई आई। तो V में जब आई का 2 में 0.1 का जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। इसी तरीके से 4 में 0.2 का डिवाइड करेंगे, ये भी 20 आ जाएगा, ये भी 20 आ जाएगा और यह भी 20 आ जाएगा। तो हर बार आर का वैल्यू क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है। यह हमारा शो कर रहा है कि हम ये जो ओम्स लॉ है वो सही है। जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ऐसे सपोज करिए ग्राफ है आपके पास, मान लीजिए V का रीडिंग हो गया, इस पर आपका I का रीडिंग हो गया। जब आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। क्यों,
क्योंकि जब वोल्टेज को आप जीरो रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को जब आप जीरो रखेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने पर करंट फ्लो नहीं करता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को जब करते हैं लैब में, तो कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे ओम्स लॉ तभी फॉलो करता है जब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओम्स लॉ जब बताया, अभी बताया हमने इसके पहले वाले हेडिंग्स में, तो वहां आपको स्पेशली मेंशन किया गया था कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना चाहिए। अगर हम एक बार इस सेटअप को ऑन कर दें और ऑन करके अगर छोड़ देंगे, तो कंटिन्यूअस करंट फ्लो होने की वजह से यह जो कंडक्टर है, जो एक्सपेरिमेंटल वायर है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है। और अगर इंक्रीज करेगा तो उस केस में रेशियो जो है यह थोड़ा वेरी कर सकता है और ग्राफ भी ऐसे स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन नहीं होगा। तो यह ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज ना करें। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए करते ये हैं कि एक बार आपने इसका रीडिंग ले लिया, इसके बाद इस स्विच को ऑफ कर देते हैं। अपना जब तक ये राइट करेंगे, अपना रीडिंग वगैरह लिखे, तब तक के लिए इसको क्या करेंगे, स्विच को ऑफ रखेंगे। जब स्विच को ऑफ रखेंगे तो जो थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ने के चांसेज होंगे, वह टेम्परेचर फिर से अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। एक रीडिंग लेने के बाद अगेन स्विच को ऑन करेंगे, रिहोस्टेट से रीडिंग को चेंज करेंगे, फिर V और I का नेक्स्ट रीडिंग ले लेंगे। नेक्स्ट रीडिंग जैसे ही आएगा, उसके बाद इसको अगेन स्विच को ऑफ कर देंगे, सेकेंड रीडिंग लिखेंगे। मतलब हर रीडिंग के बीच में एक एक मिनट का गैप दे देंगे, ताकि करंट का फ्लो ब्रेक करके जब जाएगा तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो हम इस तरीके से V और I का रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में ऑब्टेन कर लेंगे। और जब ग्राफ इसका ड्रा करेंगे, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा। और जब ये सारी कंडीशन अगर हमें मिल जाएगा, तो इस तरीके से हम जो यह ओम्स लॉ है, ओम्स ने जो फॉर्मूला बताया था V और I का रेशियो कांस्टेंट, यह कांस्टेंट रेशियो हमें ऑब्टेन हो जाता है। और इस तरीके से हम अपने लैब में ओम्स लॉ को वेरीफाई कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला देखा। फिजिक्स में कोई भी फार्मूला जब हम करते हैं तो उस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन भी करना जरूरी रहता है। तो कैसे फार्मूले का यूज करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तब जाके यह क्लियर होता है। क्योंकि फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी जाती है बच्चों की, वो होता है न्यूमेरिकल्स। तो हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को साथ साथ करते चलेंगे, जिससे हर टॉपिक से रिलेटेड जो फार्मूला है, उस फार्मूले का यूटिलाइजेशन हम लोग इजिली जान सके। तो उससे रिलेटेड हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohms, व्हाट करंट विल फ्लो इन द रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है, सबसे पहले देखते हैं। सोल्यूशन में गिवन दैट क्या क्या वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले दिया हुआ है 30 वोल्ट्स। 30 वोल्ट्स कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वोल्ट्स में मेजर की जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है, V। तो यहां से हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट में V इज इक्वल टू 30 वोल्ट्स। इसके बाद देखेंगे और कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, तो सेकेंड वैल्यू दिया हुआ है 6 ohms। सेकेंड वैल्यू हमारा 6 ohms। ओम्स में हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो ओम्स में मेजर करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किससे शो करते हैं, कैपिटल R से। फिर देखेंगे क्या फाइंड करना है, व्हाट करंट विल फ्लो इन द रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। I का वैल्यू यहां पे फाइंड करना है। अब इनका जो रिलेशन होता है, रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है, V इज इक्वल टू I R। अब यहां से हमें वैल्यू किसका निकालना है, I का वैल्यू निकालना है। R को जब ट्रांसफर करेंगे तो I इज इक्वल टू मिलेगा V बाई R। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली यहां पे वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देना है। वैल्यू सबस्टिट्यूट करने से पहले एक बार ये हर क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कि जो भी हमारा वैल्यू गिवन है वह एक ही सिस्टम के यूनिट्स में है या नहीं है। तो यहाँ पे वोल्ट और ओम्स एक ही सिस्टम में है, SI यूनिट्स है, इसलिए कोई भी चेंजिंग की जरूरत नहीं है। यहां से हम वैल्यू रख देंगे। V का वैल्यू हमारा है 30 वोल्ट्स, R का वैल्यू है 6 ओम। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30। क्योंकि सभी SI सिस्टम में है तो करंट का वैल्यू भी SI सिस्टम में आएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 5 एम्पियर।
तो इस तरीके से एक एग्जांपल हमारा हो गया कि V का और R का वैल्यू गिवन हो तो I का वैल्यू हम V बाई R से इजिली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, A resistance of 15 ohms has a current of 2 amperes flowing in it. What potential difference is there between its ends? देखते हैं क्या गिवन है इसमें। गिवन दैट 15 ohms वैल्यू की दिया हुआ है 15 ohms, ये फर्स्ट वैल्यू है हमारा। ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है, तो रेजिस्टेंस हो गया 15 ohms। सेकेंड वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर्स। एम्पियर्स क्या में किसको मेजर करते हैं? करंट को मेजर करते हैं। तो आर का वैल्यू हो गया 15 ohms, आई का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर। फाइंड क्या करना है? व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, V का वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। फार्मूला हमारा है V इज इक्वल टू आई आर। सिंपल सा है, कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना है। यूनिट भी हमारे एसआई सिस्टम में गिवन है, कोई चेंजिंग नहीं करना है, वैल्यू केवल रख देना है। I का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर, R का वैल्यू हो गया 15 ओम। मल्टीप्लाई कर देंगे, V का वैल्यू हो जाएगा 30 वोल्ट्स। तो इस तरीके से अगर R और I दिया हुआ है तो V का वैल्यू इजिली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when a 12 volts battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Calculate the value of the resistance of the resistor. नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, सोल्यूशन में देखते हैं। गिवन दैट वैल्यू किसका क्या क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन है 12 वोल्ट्स, पहला वैल्यू है 12 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। सेकेंड वैल्यू दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर, यह करंट का वैल्यू है। फाइंड क्या करना है? रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है। फार्मूला क्या हो जाएगा? तो फार्मूला हमारा है V इज इक्वल टू आई आर। यहां से R का वैल्यू मिलेगा V बाई आई। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एसआई सिस्टम में यूनिट्स है या नहीं है। तो यहाँ V का वैल्यू तो एसआई सिस्टम में है, लेकिन करंट का वैल्यू एसआई सिस्टम में नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। मिली को का जो वैल्यू होता है वह 10 टू द पावर माइनस 3 होता है। अब इस वैल्यू को, अब चूंकि दोनों एसआई सिस्टम में कन्वर्ट हो गए, इसलिए इनके वैल्यू को अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहां हमारा हो जाएगा 12 हो गया 12 वोल्ट, और आई का वैल्यू हो गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। माइनस 3 को न्यूमरेटर में लेके चले जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं 120 बाई 25 इंटू 10 टू द पावर 3। डिवाइड कर दें तो अगर इसका डिवीजन करते हैं तो डिवीजन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। डिवीजन 120 है, 25 से डिवाइड करेंगे 25 4 जा 100, 20 बचेगा, डिस्मल लगा देंगे 200 हो जाएगा। यह 8 टाइम्स में चला गया है 200। यह हो गया 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। तो इस तरीके से V और I दिया है, तो इसी फार्मूले में ट्रांसफर करके R की वैल्यू हम लोग इजिली फाइंड कर लेंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिट्स हमेशा क्या होने चाहिए? सेम सिस्टम में होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन में यूनिट सेम सिस्टम में दिया होता है और कुछ क्वेश्चन में चेंज कर देता है। तो जहां भी डिफरेंट सिस्टम होगा वहां हम क्वेश्चन में क्या करेंगे? सेम यूनिट में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 2.4 एम्पियर फ्रॉम द 120 वोल्ट सप्लाई लाइन। व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई लाइन। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है। वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, जब उसको 120 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है तो उसमें करंट फ्लो होती है 2.4 एम्पियर का। अगर उसको ये सप्लाई लाइन को चेंज करके
240 वोल्ट के सप्लाई लाइन में ऐड कर दिया जाए तो उस केस में करंट का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए जो दो केस है, जो रूम हीटर है या इलेक्ट्रिक रूम हीटर चेंज नहीं हो रहा है, रूम हीटर सेम है तो उसके जितने भी मटेरियल्स हैं वो सेम है। इस केस में जो दो केसेस जो बन रहे हैं, दोनों केस में रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे, सोल्यूशन में हमारा दिया हुआ है सबसे पहले I1 की वैल्यू दिया हुआ है, I1 दिया हुआ है 2.4 एम्पियर एंड V1 का वैल्यू दिया हुआ है 120 वोल्ट। फिर दिया हुआ है V2 का वैल्यू दिया हुआ है 240 वोल्ट और I2 सेकेंड पार्ट में करंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। अब देखिए चूंकि यहां रूम हीटर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका जो दोनों केस में रेजिस्टेंस होगा वह इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स इस सोल्यूशन में इसके आएगा R1 इज इक्वल टू R2। हीटर तो चेंज हो नहीं रहा है, उसके मटेरियल चेंज हो नहीं रहे हैं, तो इसलिए रेजिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, दोनों केस में रेजिस्टेंस सेम होगा। अब R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 बाई I1 और R2 इज इक्वल टू हो जाएगा V2 बाई I2। इनका एक रिलेशन मिलेगा। ये कैसे आया, तो ओम्स लॉ का जो फार्मूला है V इज इक्वल टू IR, तो यहां से हम लोग R इज इक्वल टू निकाल सकते हैं V बाई I। तो जब R1 निकालेंगे तो V1 बाई I1 हो जाएगा और जब R2 की वैल्यू निकालेंगे तो V2 बाई I2 हो जाएगा। मतलब दोनों अलग अलग केस में पहले वाले वोल्टेज के साथ पहले वाले करंट का रेशियो, सेकेंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस के साथ करंट का रेशियो, जब इनका रेशियो निकालेंगे तो दोनों केस में यह इक्वल आएगा। अब यहां से हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। V1 का वैल्यू हमारा है 120, I1 का वैल्यू है 2.4 इज इक्वल टू V2 का वैल्यू है 240 और I2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से हमें मिलेगा 120 I2 इज इक्वल टू 240 इंटू 2.4। अगेन यहां से 120 को ट्रांसफर कर दें तो हमें मिलेगा I2 इज इक्वल टू 240 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 120। अब इसको सॉल्व करते हैं। 120 से 240 को अगर डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा और अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो I2 का वैल्यू हो जाएगा 4.8 एम्पियर। तो इस तरीके से अगर उस हीटर को 120 वोल्ट के सप्लाई लाइन से अगर ऐड कर रहे हैं तो 2.4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अगर उसके वोल्टेज को डबल कर देंगे, 240 वोल्ट कर देंगे तो करंट भी डबल होके 4.8 एम्पियर हो जाएगा। ओम्स लॉ कहता भी है, स्टेटमेंट भी है ओम्स लॉ का, कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे सेम उसी रेशियो में करंट भी हमारा इंक्रीज करता है। क्योंकि यहाँ पे 120 से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ के कितना हो गया है, 240 हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट डबल हो गया है, तो सिंपल सा मीनिंग है कि करंट भी क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा और करंट का वैल्यू हो जाएगा 2.4 से डबल होकर करंट का वैल्यू हो जाएगा 4.8 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एक करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू 3 किलो ओम रेजिस्टर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। इस क्वेश्चन को इसलिए हमने सिर्फ लिया है कि इसमें यूनिट जो है वह SI सिस्टम में नहीं दिया हुआ है। तो कैसे इसको करेंगे, तो वैल्यू सबसे पहले देखेंगे किसका दिया है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 3 किलो ओम। इन दोनों में से कोई भी SI सिस्टम में नहीं है, वैल्यू हमें फाइंड करना है V का। तो जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले उसको SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। किलो का वैल्यू 10 टू द पावर 3 होता है और मिली का वैल्यू 10 पावर माइनस 3 होता है। अब इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, V इक्वल टू हमारा होता है, का वैल्यू हो गया V इक्वल टू IR। अब यहां क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को। I का वैल्यू हो जाएगा हमारा 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और R का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 3। कैलकुलेट करेंगे तो 10 पावर माइनस 3 10 टू द पावर प्लस 3,
को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का पावर हो जाएगा 0, और किसी भी वैल्यू का पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो यहां से सिंपली हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 0, ये हो जाएगा 600 इंटू 10 का पावर 0 का वैल्यू हो गया 1, यह वैल्यू हो जाएगा 600 वोल्ट। तो इस तरीके से V का वैल्यू हो गया 600 वोल्ट। तो कभी भी क्वेश्चन में जब भी कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो उसमें सबसे पहले हम यूनिट्स को चेक कर लेंगे। यूनिट सेम सिस्टम में है तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, और अगर डिफरेंट सिस्टम में है तो सबसे पहले उसको सेम सिस्टम में बनाकर तभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा।